Right. So in this video, we are going to cover case study number 33, 34, 35, and 36. That is 33 to 36. And I hope you have already solved these case studies, questions, MCQs. This is just kind of a reference video in case you are stuck in a question or in a case study. You can directly refer and directly jump onto that question. And in case you have not yet done the questions, then do watch this video and do solve them, and then only go to the exam, because these are like important case studies. Last all these case studies are from like past year MTPs RTPs question, right? So they might pop up as it is in the exam, and also these are like mind-blowing questions. Great questions, great effort by the examiners. And let's not waste any much time and dive straight into केस स्टडी नंबर 33। यूलिप लिमिटेड की ये केस स्टडी है। यूलिप लिमिटेड एसेट 250 के ऊपर पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है कि ही वैल्यूएटेड एसेट, अपन ने ऑडिट कर रहे हैं अपन, तो अपन को ऐसे 250 के साथ कंसीडरिंग करना है लॉ और रेगुलेशन का। तो वहां पे इवैल्यूएट करते टाइम इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन देखा हमने कि नॉन कंप्लायंस पता चला, समझ में आया नॉन कंप्लायंस पता चला, और हमने कंक्लूड कर लिया कि हमको विड्रॉ करना पड़ेगा एंगेजमेंट से। हमको कंक्लूड कर लिया हमने कंक्लूड कर लिया कि हमको विड्रॉ करना पड़ेगा एंगेजमेंट से, गिवन द सर्कमस्टेंसेस आफ्टर सीकिंग लीगल एडवाइस लिया प्रॉपर्ली, इवन दो द नॉन कंप्लायंस वाज नॉट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल नहीं था ये नॉन कंप्लायंस, लॉ रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हुआ। नॉन कंप्लायंस मटेरियल नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमको लगा कि हमको पता पहले करना चाहिए, लीगल एडवाइस लिया, लीगल एडवाइस में उसका समझ में आया कि हाँ विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो इवन तो नॉन कंप्लायंस वाज नॉट मटेरियल तो भी हमने कर दिया। तो ऐसे 250 में दिया हुआ है कि एक्सेप्शनल रेयर सर्कमस्टेंसेस में तुम चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, इफ इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, इफ इवन इफ द कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस इज नॉट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंप्लायंस मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सेप्शनल रेयर सर्कमस्टेंसेस में इफ इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन तुमको लग रहा है कि तुमको विड्रॉ करना चाहिए, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस याद रखना, तो ऐसे 250 बोलता है। ये तुमको मिल जाएगा ऐसे 250 के बेयर स्टैंडर्ड में खोल के देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रीजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट बाय एसआरएस एंड कंपनी कैन बी कंसीडर्ड टू बी जस्टिफाइबल इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स दैट नॉन कंप्लायंस वाज नॉट मटेरियल। नॉन कंप्लायंस मटेरियल नहीं था फिर भी क्या जस्टिफाइबल है क्या? मैंने बताया हाँ बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाइबल है। यस सच ए विड्रॉल वाज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, ये तो एक कंडीशन है ही है, ये मस्ट कंडीशन है ही है। लेकिन इसके अलावा और क्या बोलता है, यस एज द ऑडिटर हैड ऑब्टेन लीगल एडवाइस फॉर द सेम एंड आल्सो सच ए विड्रॉल वाज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। तो लीगल एडवाइस ले लिया, ये भी एक कंडीशन तो थी। लेकिन मेन मैंने क्या बताया, ऐसे में दिया हुआ लीगल एडवाइस के बाद भी तुमको उसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही विड्रॉ करना है। जनरली लीगल एडवाइस के बाद होगा क्या कि तुमको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो तुमको मॉडिफिकेशन या क्वालिफाई करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे मटेरियल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, इट इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली, स्टिल भी उस केस में भी एक्सेप्शनल केसेस जो मैंने बताया था, ऐसे में क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शनल केसेस में ही ऑडिटर कंसीडर कर सकते हैं विड्रॉल, प्रोवाइडेड सच अ विड्रॉल इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। तो ये एक कंडीशन जरूरी है, और ये एक्सेप्शनल केस में, ये एक्सेप्शनल केस होना चाहिए और प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये होता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारे ऐसे में। तो आंसर होगा आंसर नंबर सी। Yes, it does not matter whether non-compliance is material or not. Management or TCWG should not refrain from taking the remedial action which the auditor has considered necessary, provided that such a withdrawal. ये बोल रहे कि मटेरियल हो या ना मटेरियल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, विद गवर्नेंस शुड नॉट, मतलब टीसीडब्ल्यूजी रिफ्रेन नहीं करनी चाहिए रेमेडियल एक्शन लेने से, एंड सच अ विड्रॉल प्रोहिबिटेड नहीं है, तो उस केस में हम कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, अगर टीसीडब्ल्यूजी रिफ्रेन करे या ना करे, अगर तुमको लग रहा है कि नॉन कंप्लायंस लग रहा है और टीसीडब्ल्यूजी नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द रेमेडियल एक्शन, मतलब टीसीडब्ल्यूजी रेमेडियल एक्शन लेना नहीं चाह रही है, उस केस में ही तुम कर सकते हो। तो भैया ऐसे कई सारे नॉन कंप्लायंसेस हो सकते हैं जिसमें आप टीसीडब्ल्यूजी चाह के भी रेमेडियल एक्शन ना ले सके, तो उन केसेस का क्या? तो ये सब नए नए कंडीशन अपने मन से डाल रही है इंस्टीट्यूट ऑप्शन बनाने के लिए। करेक्ट आंसर लैंग्वेज वाइज और परफेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। केस स्टडी नंबर का 33 में क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, फटाक से अपन देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे उसके बाद बोलता है आफ्टर इशूइंग द नेसेसरी रिपोर्ट्स एज रिक्वायर्ड इन द सर्कमस्टेंसेस, एसआरएस एंड कंपनी गेव इट्स रेजिग्नेशन लेटर टू द यूलिप लिमिटेड एट 1 बजे 1 पीएम 1 पीएम ऑन 20 नवंबर 2021। तो तुमको एलओडीआर याद होगा, तो जैसे ही वो रेजिग्नेशन लेटर यूलिप लिमिटेड को मिलता है तो यूलिप लिमिटेड जो है लिस्टेड कंपनी, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जैसे ही उसको मिला वहां से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना होता है। ये पढ़ाया हुआ है मैंने एलओडीआर के रिवीजन लेक्चर में भी है, और साफ साफ ये तो तुमको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ फटाक से, देखो क्या बोलते हैं। यूलिप लिमिटेड वुड रिक्वायर टू डिस्क्लोज टू विच अथॉरिटी बोले तो कौन सा, एनएससी बीएससी या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अगर कुल मिला के बोलूं तो, और क्या टाइम में कर देना चाहिए उसको, बाय
व्हाट टाइम लिमिट? तो सच रीजन वर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू एमसीए? नो, एमसीए नहीं। एनएससी को करना चाहिए, हाँ। सेबी को, एनएससी एंड सेबी को भी नहीं भैया। सेबी कहां से आ गई? मैंने बताया कौन से, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सच रीजन वर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू एनएससी, हाँ ये सही है। टिल 1 पीएम, 1 बजे किया था उसने कम्युनिकेट, तो उसको अगले दिन 20 नवंबर के 1 बजे किया था, तो उसको अगले दिन के 1 बजे तक कर देना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? अगर क्वेश्चन नंबर 6 के कंटिन्यूएशन में अगर अपन देखें, इफ इट इज अज्यूम्ड दैट द ऑडिटर वाज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ रेगुलेशन, अगर ऑडिटर प्रोहिबिटेड था, अगर मैंने क्या बोला था, दो कंडीशन, एक तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। यहां पे बोल रहा है अगर मान लो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है लेकिन लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रहे हैं उसको विड्रॉल लेने के लिए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ वी डू रिपोर्ट द नॉन कंप्लायंस इन द ऑडिट रिपोर्ट? तो यहाँ पे नॉन कंप्लायंस में साफ साफ दिया था कि दैट इज नॉन मटेरियल टू द एफएस। अगर ये नॉन मटेरियल नहीं है, मतलब सॉरी मटेरियल नहीं है, एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं एफएस में, तो तुम पहली बात तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो देयरफॉर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन तो हाथ से गया, ऑप्शन ही नहीं बचता। दूसरी बात अब बचता है इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और दूसरा अदर मैटर पैरा। तो तुमको पता होगा ईयूएम पैरा और ओएमपी पैरा में डिफरेंस क्या होता है। ईयूएम पैरा ऐसे मैटर होते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट में, और जिसको ऑडिटर की नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर मैटर पैरा क्या होते हैं, जो कि प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में, लेकिन 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 चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू ऑडिटर, ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। तो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी साफ साफ यहाँ पे दिख रही है कि भैया नॉन कंप्लायंस, मैं बता रहा हूँ ये नॉन कंप्लायंस है, ये भले ही मटेरियल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन मैनेजमेंट ने नॉन कंप्लायंस किया था, इसका कोई भी बाद में चल के आता है तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, मैंने तो बता दिया मेरे अपनी रिपोर्ट में। ये जो नॉन कंप्लायंस है, दिस माइट नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड डिस्क्लोज इन द एफएस, ये एफएस में ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं होगा ना, क्योंकि एफएस के लिए मटेरियल ही नहीं है, तो एफएस में प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं होगा, तो यूएम मैटर की बात ही नहीं आती। ओएमपी पैरा में इसलिए करेंगे क्योंकि ऑडिटर ऑडिट और ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड होगा, एंड देयरफोर दैट शैल बी डिस्क्लोज इन द ओएमपी पैरा, अदर मैटर पैरा। केस स्टडी नंबर का 3 क्वेश्चन हो गए अपन। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ बोल रहे हैं कि एसआरएस कंपनी ने फाइल किया है स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हिज रेजिग्नेशन एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कौन सा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है मुझे फटाक से बताओ। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 बोलता है कि तुमको एडीटी 3 के अंदर, एडीटी 3 के अंदर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन तुमको फाइल करना है विद एमसीए एंड विद द कंपनी। एडीटी 3 क्लियरली स्टेटिंग द रीजंस फॉर सच रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे मैंने फाइल कब किया, रजिस्ट्रार को 15 जनवरी को, और मैंने बता दूं कहां से अपन को लेना है, डेट ऑफ रेजिग्नेशन से। तो 20 नवंबर को डेट ऑफ रेजिग्नेशन थी, तो 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 20 नवंबर से 20 दिसंबर 30 डेज यहाँ खत्म होते हैं, तो 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 11 दिन होते हैं, और प्लस तुम्हारे यहाँ के ले लो 14 दिन, यहाँ के 14 दिन ले लो, और 15 जनवरी को मैंने किया तो 14 दिन प्लस 11 दिन, यानी कुल मिला के मैं बोलूँ तो 15 दिन हो गए। 15 दिन का डिले है, 15 दिन का डिले कैसे आया वापस से एक बार देख लो भैया। 20 दिसंबर तक तुमको कर देना चाहिए था एडीटी 3, एडीटी 3 तुमने 20 दिसंबर तक नहीं किया, तो वहां से लेके 15 जनवरी तक डिले काउंट करो, और डिले काउंट जितना दिया 15 दिन का, तुमको पेनाल्टी याद है अगर, तो मैंने बताया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेनाल्टी, क्योंकि इसमें चेंज आया है। मैक्सिमम पेनाल्टी अब इसकी 5 लाख नहीं रही है, 2 लाख रही है। 140 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी क्या है, मिनिमम मिनिमम 50,000, मिनिमम 50,000, या फिर ऑडिटर का रेम्युनरेशन जितना भी हो विच एवर इज लोअर, प्लस 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 500 पर डे टिल द डेट कंटिन्यूएशन डिफॉल्ट का जो था वो कंटिन्यू था। तो यहाँ पे 15 दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू था, तो 15 इंटू 500 लगेगा ही लगेगा, प्लस 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 रेम्युनरेशन और रेम्युनरेशन और 50,000 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे रेम्युनरेशन कितना देख लो, ऑडिटर का रेम्युनरेशन दिया होगा यहाँ पे, ऑडिटर का रेम्युनरेशन क्वेश्चन में दिया है क्या। What could be the penalty specified under the Companies Act that could be levied upon SRS and company for failure in filing the statement with respect to his resignation within the prescribed time limit within ULIP Limited and the registrar respectively if its remuneration was 40,000? तो remuneration 40,000 या फिर 50,000 whichever is lower, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा 40,000 प्लस प्लस मैंने बता दिया कि जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा वहां हर दिन का 500 रुपए लगेगा। तो 15 दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू था तो उसका 500 के हिसाब से ले लो, तो 40,000 प्लस 15 इंटू 50 कितना होता है, 40,000 प्लस 15 इंटू 50 कितना होता है, तो 15 नहीं होता है यहाँ पे, 11 प्लस 14 हो रहा था, तो यहाँ पे 25 दिन होगा तुम्हारा। तो 25 इंटू 500 कितना होता है तुम्हारा 12,500, तो 12,500 प्लस 40,000 तुम्हारा आंसर आएगा 52,500, 62,500 नहीं होगा, आंसर होगा तुम्हारा 52,500, राइट। 52,500। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वाज द लास्ट डेट अवेलेबल विद द बोर्ड ऑफ यूलिप लिमिटेड फॉर फाइलिंग द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। तो तुमको पता होगा कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन के कारण होती है, उस केस में बीओडी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या करना पड़ता है, बीओडी को अपॉइंट करना पड़ता है ऑडिटर, और फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द बीओडी वहां से लेके 3 महीने के अंदर अंदर तक तुमको जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय शेयर होल्डर कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट बाय द बीओडी। तो यहाँ पे देखो
कि लास्ट डेट अवेलेबल विद द बोर्ड क्या होगी, मैंने बताया 20 नवंबर को उसने रिजाइन किया था, तो 20 दिसंबर होगी, 20 दिसंबर, ये दो ऑप्शन दिख रहे मेरे को कि बीओडी की 20 दिसंबर 2021 होगी। उसके बाद और पूछता है कि बाय व्हाट लास्ट डेट द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूविंग द ऑडिटर एज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड शुड हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। तो मैंने बताया कहां से लेते हैं अपन, 3 मंथ्स फ्रॉम कहां से, 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिकमेंडेशन, 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी मीटिंग, जहां बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुआ कि जनरल मीटिंग में डेट, बीओडी मीटिंग में जहां डिस्कस होके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, वहां से लेके 3 महीने तक। तो देखो फटाक से बीओडी मीटिंग कब हुई और कहा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ था। याद दिया है कि बोर्ड ऑफ विलियम लिमिटेड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर द डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी अपॉइंटेड चावड़ा एंड कंपनी एज इट्स न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से लेके 3 महीना ले लो, 15 दिसंबर से लेके 3 मंथ्स ले लो, तो ये आएगा तुम्हारा जनवरी फरवरी मार्च। तो 15 मार्च 2021 तक जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए थी, 15 मार्च 2021 तक जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए थी, 15 फरवरी 15 मार्च। तो ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी। तो यहाँ केस स्टडी नंबर अपनी 33 खत्म होती है। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर केस स्टडी नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है कि सुनील वर्मा कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ उपशांत लिमिटेड, यहाँ पे देयर वाज थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ द ऑडिट एंड द सेड ऑडिट फ्रॉम उपशांत लिमिटेड, और यहाँ पे बोल रहा है फॉर करंट ईयर ऑडिट अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर वाज सेंट टू द ऑडिट फर्म टू द कंपनी। उपशांत लिमिटेड चेंज इट्स एम्प्लॉय रेम्युनरेशन पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपशांत लिमिटेड ने अपनी एम्प्लॉय रेम्युनरेशन पॉलिसी चेंज कर दी है। अब से वो 12% कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा प्रोविडेंट फंड ऑन लीव एनकैशमेंट आल्सो। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, अभी तुम लोग सीए बन जाओगे, उसके बाद तुम लोग जब जॉब ऑब करते हो, अगर इन केस एमएनसी वगैरह में जॉब करते हो, तो वहां पे क्या होता है, जनरली तुमको लीव मिलती है, लीव्स। तो जो सीक लीव होती है, बहुत सारी लीव्स होती है, इसको कई सारी लीव्स तुम एनकैश भी करा सकते हो। तो वॉलंटरी लीव जो होती है जनरली वो एनकैशेबल होती है। तो अगर तुम छुट्टी नहीं मारते हो तो वो छुट्टी का जितना पैसा बनता है तुम्हारा वो एनकैश करा दोगे, और अगर वो पैसा तुम या तो छुट्टी मारोगे या तो पैसा मिलेगा। अगर तुमने छुट्टी मारी तो उस पर क्या पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर तुमने छुट्टी नहीं मारी तो उस पर पैसा मिलेगा, मुझे उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा। और जब वो पैसा मिलेगा, डेट फॉर्म पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन, डेट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, एंड देयरफॉर 12% पीएफ जो मिलता है ऑन सैलरी, वो इस पे भी मिलना चाहिए। लीव एनकैशमेंट का जो पार्ट है उस पे भी 12% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रोविडेंट फंड में। तो यहाँ पे अब से पॉलिसी चेंज हो गई है, लीव एनकैशमेंट जो जो एम्प्लॉय करेगा उस पे 12% भी दिया जाएगा, बोल रहा है ये। तो एज ऑफ 31 मार्च 2021 कंपनी ऑब्टेन एन एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी एज एंड व्हेन द एम्प्लॉइज अवेल लीव एनकैशमेंट द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वाज मेड। जब जब लीव एनकैशमेंट लिया जा रहा है तो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन कर लिया जा रहा है। एंड देयरफॉर यहाँ पे तुम बताओ मुझे, क्या ये जो प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसका प्रोविजन बनता है? बिल्कुल बिल्कुल बनता है। तुमको देखना पड़ता है कि कितने इंप्लॉय लोग लीव इनकैशमेंट करने वाले हैं, तो लीव इनकैशमेंट का भी प्रोविजन बनता है। जब लीव इनकैशमेंट का प्रोविजन बना रहे हैं तो उसी का 12% तुमको प्रोविजन बना लेना चाहिए ना। हाँ भाई, अगर लीव इनकैशमेंट का कितने लोग करने वाले उसका अगर एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन बनने वाला है तो उसी का 12% तुमको प्रोविजन भी बना लेना चाहिए फॉर पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं अपन सीधा स्ट्रेट अवे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि वेदर व्हाट एडवाइस मिस्टर सुनील वुड हैव गिवन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी। तो लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी का तो तुमको बताना ही है, तुमको तो प्रोविजन बनाना ही है। प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड ईच टाइम व्हेन द कंपनी मेक्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये बोल रहा है कि जब जब प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किया जाएगा तब तक प्रोविजन बनाना नहीं, तुमको तो फटाक से शुरू में ही बना लेनी चाहिए। प्रोविजन शुड नॉट बी क्रिएटेड, ये तो गलत हो गया। प्रोविजन शुड बी प्रोवाइडेड by the company for liability with respect to 12% PF on amount of leave encashment as per the actuarial valuation। तो एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से जितना लीव एनकैशमेंट होने वाला है, तो 12 करोड़ यानी 10 करोड़ मान लो अगर लीव इनकैशमेंट होने वाला है एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से, तो इसका तो प्रोविजन बना ही रहे हो ना, तो इसी का 12% भी तुमको फुल प्रोविजन बना लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि नहीं क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे। बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट कंसिस्टेंसी ऑफ आईटी प्रोसेसिंग, मतलब आईटी प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है वो, मतलब बहुत ज्यादा सही सही चल रहा है, इनहेरेंटली बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है आईटी प्रोसेसिंग। मतलब तुम क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनील डिड नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल इन इन्वेंट्री हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ द कंपनी। मतलब इन्वेंट्री कैसे हैंडल होती है, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ये प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू होता है, और ये जो सिस्टम के ऊपर थ्रू कंट्रोल लगाया गया है, ये कंट्रोल इनहेरेंट कंसिस्टेंसी है इसमें, इनहेरेंटली बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो तुम बताओ ये कौन से टाइप का कंट्रोल होगा, क्या ये मैनुअल कंट्रोल होगा या ऑटोमेटेड कंट्रोल होगा? तो बिल्कुल ऑटोमेटेड कंट्रोल होगा। ये सारे बाकी टाइप ऑफ कंट्रोल नहीं होते, ये बाकी तुम्हारे कंट्रोल्स है, बट दोज आर नॉट लाइक ऑटोमेटेड कंट्रोल। जरूरी नहीं है। ये इनहेरेंट कंसिस्टेंसी किस में होगी, जनरली ऑटोमेटेड कंट्रोल में ही होगी। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि वो इनहेरेंट कंसिस्टेंसी, जहां मैनुअल हो गया वहां तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी ना। मैनुअली तो कंट्रोल अलग से इंप्लीमेंट होगा, कभी सही होगा कभी गलत होगा, एंड इन ऑटोमेटेड है, दैट इज वाई दैट इज देयर इज एन इनहेरेंट कंसिस्टेंसी। एप्लीकेशन कंट्रोल जरूरी नहीं है हमेशा कि हमेशा ही ऑटोमेटेड हो। सिमिलरली प्रोसेस लेवल कंट्रोल और एंटिटी लेवल कंट्रोल अलग टाइम में चले जाता है, जहां तुम्हारे रिस्क होते हैं एंटिटी लेवल कंट्रोल एंटिटी वाइड जहां इंप्लीमेंटेड है, पूरे एंटिटी सबको एक साथ अफेक्ट कर रहे हैं, और प्रोसेस लेवल कंट्रोल तुम्हारे कोई एफएसएलआई को अफेक्ट कर रहे हैं। एफएसएलआई बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, जैसे कि हो गया पी2पी से रिलेटेड कंट्रोल, जैसे कि हो गया ओटीसी ऑर्डर टू कैश से रिलेटेड कंट्रोल, प्रोक्योर टू पे से रिलेटेड कंट्रोल,
तो P2P तुम्हारा हो गया परचेस, तो परचेस इज FSLI, परचेस इज FSLI। सिमिलरली ऑर्डर टू कैश तुम्हारा क्या हो गया, सेल्स इज एन FSLI क्या, सेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम है ना, तो उससे रिलेटेड तुम्हारे होते हैं प्रोसेस कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे इनहेरेंट कंसिस्टेंसी दैट मींस इट विल बी एन ऑटोमेटेड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, इसमें मिस्टर सुनील बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नैरोड हिज रेंज फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट ऑन पर्टिकुलर आइटम व्हिच रिक्वायर्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट टू बी मेड एज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर ने बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस जो उसको मिला है उसके बेसिस में उसने अपनी रेंज को नैरो किया है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट। तो जनरली यहाँ पे तीन चार चीजें मैं बता दूं ऐसे 540 जिसने अगर नहीं किया होगा इन केस, तो बेसिक कुछ चीजें बता देता हूँ। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, सबसे पहले तो बताओ पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। पॉइंट एस्टिमेट इज नथिंग बट एन एस्टिमेट विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मान लो अगर तुमको लग रहा है कि 5 करोड़ का केस लॉ चल रहा है अभी हमारा कोर्ट में, और 5 करोड़ में 50% चांस है कि केस जीत जाएंगे, 50% चांस है कि हार जाएंगे, तो उस केस में मान लो तुमने 2.5 करोड़ का रिकॉग्निशन अमाउंट कर लिया, मतलब 2.5 करोड़ का अमाउंट को रिकॉग्नाइज कर लिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 2.5 करोड़ आया कैसे, 2.5 करोड़ का तुमने एक रेंज डिसाइड किया होगा कि 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का रेंज है ये, तो और 50% चांस है, इसलिए यहाँ पे हमारा बीचों बीच ये जो अमाउंट है ये एक पॉइंट है, पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट इन द पर्टिकुलर रेंज। और ये पॉइंट एस्टिमेट इसलिए बोला जाता है बिकॉज दैट अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड and can be measured reliably and therefore can be recognized in the financial statement। तो point estimate क्या होता है, point estimate is the amount और फ्यूचर आउटकम का कुछ अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन मेड। तो वो प्रोविजन तुम्हारा किया जा सकता है, ये कैसे किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, डीसीएफ मेथड हो गया, या तुम्हारे कैश फ्लो मेथड हो गया, या तुम्हारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं जो मॉडलिंग के हिसाब से तुम इसका प्रोविजनिंग वगैरह कर सकते हो। तो पॉइंट एस्टिमेट अगर मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आप बोलते हैं मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट, तो भैया क्या ऑडिटर का भी पॉइंट एस्टिमेट होता है, हाँ। मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट मतलब मैनेजमेंट ने ये 2.5 करोड़, मान लो 2.5 करोड़ जो स्टेब्लिश किया 2.5 करोड़ का प्रोविजन, ये मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट है। अब ऑडिटर को देखना पड़ता है कि ये जो मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट है क्या ये सही है अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्या ये अकाउंटिंग एस्टिमेट सही है ना, तो ऑडिटर खुद खुद एक अपना पॉइंट एस्टिमेट करता है, या फिर खुद एक रेंज करता है, या तो इसको डिटरमाइन या इसको चेक करने के लिए या खुद वो एक पॉइंट एस्टिमेट डिटरमाइन करता है, या खुद एक रेंज या खुद एक रेंज चेक करता है। तो इसी को पॉइंट एस्टिमेट, मैनेजमेंट के पॉइंट एस्टिमेट को इवेल्युएट करने के लिए ऑडिटर ने अपने रेंज को नैरो किया, बोल रहे हैं रेंज को नैरो किया है। एंड देयरफॉर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन पूछता है कि टिल व्हाट एक्सटेंट ऑर्डिनरीली मिस्टर सुनील वुड हैव नैरोड हिज रेंज फॉर इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट। मतलब तुम ही समझो कि नैरो करना, जितना ज्यादा नैरो हो सके उतना ज्यादा अपन क्लोज आ पाएंगे ना। मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट ये है और तुम्हारा रेंज इतना ज्यादा बड़ा है, तो हो सकता है कि तुम ज्यादा क्लोज ना आ पाओ, जबकि वही तुम रेंज को नैरो करना चाह रहे हो, रेंज को कम करना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो। तो मुझे एक बार तो फटाक से बताओ, तुमको मर्टिलिटी और परफॉर्मेंस मर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है उस पर ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूज किया है। क्यों, क्योंकि मर्टिलिटी मान लो 1 करोड़ है, तो परफॉर्मेंस मर्टिलिटी जनरली लेस देन 1 करोड़ होगी, हो सकता है मान लो ये 70 लाख हो। क्यों, क्योंकि 30% अमाउंट अपन सोचते हैं कि ये इन मतलब जो इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट जो कि इमटेरियल होंगे, या फिर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि इंडिविजुअली बना के मटेरियल हो सकते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ सैंपलिंग या अदर ऑडिट प्रोसीजर, हम 30% रूम देते हैं कि भैया 70 लाख में भी अगर तुम्हारा मिसस्टेटमेंट मिल गया तो उसको हम मटेरियल 1 करोड़ जितना मान लेते हैं। तो यहाँ पे तुम बताओ रेंज को तुम कितने तक कम करना चाहोगे, कितने तक कम करना चाहोगे, 1 करोड़ तक या उससे भी कम, मतलब 70 परफॉर्मेंस मर्टिलिटी तक। तो हाँ, हम कम कर ही रहे, तो 70 लाख डेट इज परफॉर्मेंस मर्टिलिटी से भी कम करेंगे, परफॉर्मेंस मर्टिलिटी से भी कम करेंगे। तो मर्टिलिटी वाला गलत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, परफॉर्मेंस मर्टिलिटी से भी कम करेंगे। अब ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं इसके बाद, कि तुमको सारे आउटकम कवर करने या ऑल रीजनेबल आउटकम कवर करने, तुमको सारे आउटकम कवर करने हैं कि सारे पॉसिबल आउटकम कवर करने या सारे रीजनेबल आउटकम कवर करने। देखो बी और डी दोनों सेम है, टू बी इक्वल टू और लेस देन परफॉर्मेंस मर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कवर ऑल रीजनेबल आउटकम, और यहाँ पे बोलता है टू बी इक्वल टू और लेस देन परफॉर्मेंस मर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कवर ऑल पॉसिबल आउटकम। तो भैया अपन रेंज बना क्यों रहे हैं, रेंज नैरो क्यों करना चाह रहे हैं, हम रेंज इसलिए नैरो करना चाह रहे हैं ताकि जितने कोशिश हो हम पॉसिबल की रीजनेबल, ऑल रीजनेबल आउटकम ना। भैया तुम सारे के सारे जितने पॉसिबल आउटकम है सबको कवर करना है, तो तुमको रेंज नैरो थोड़ी ना करना पड़ेगा, रेंज को तो ब्रॉड करना पड़ेगा। अगर हम रेंज नैरो कर रहे हैं, वी वांट टू कवर ओनली दोज आउटकम विच आर रीजनेबल इन आर सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस में हाँ हो सकता है कि ये ही हो,
यही है कि केस का चांस यही है, 50% हारना 50% जीतना। मतलब चांसेस है कि दो ऑप्शन होगा तुम्हारा 2 लाख से 3 लाख तक का, मतलब 2 करोड़ से 3 करोड़ तक की तुम्हारी लाइबिलिटी आ सकती है। यही हमको रेंज दिख रहा है। तुम अगर सारे आउटकम को कवर करना चाहते हो तो तुमको रेंज को ब्रॉड करना पड़ेगा ना कि नैरो। अगर तुम नैरो कर रहे हो तो तुमको सारे रीजनेबल रीजनेबल आउटकम कवर करने हैं। देयरफॉर ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन विल बी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ उशान लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। तो ऐसे 560 पे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट में। यहाँ पे द बैलेंस शीट डेट बिकॉज ऑफ विच द ऑडिट रिपोर्ट वाज आल्सो अमेंडेड बाय वर्मा एंड एसोसिएट। तो बाद में बैलेंस शीट अमेंड की गई बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट एंड बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट अमेंडमेंट ऑडिट रिपोर्ट को भी अमेंड किया गया, which indicated that the auditor's procedure on subsequent event were restricted solely to the amendment of the FS। तो ये तो बोला ही गया था वहां पे भी कि तुमको ऑडिट प्रोसीजर solely to the restrict solely to the amendment of the FS। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, whether due to amendment in the audit report its date need to be changed and what अदर अल्टरनेटिव वाज अवेलेबल। तो तुमको मैंने बताया हुआ ऐसे 560 के लेक्चर में भी साफ साफ कि भैया अगर ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो रही है, ऑडिट सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो रहे बिकॉज ऑफ ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस ऑडिट रिपोर्ट को कैसे चेंज किया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में कैसे जो ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म की है ऑन द सब्सिक्वेंट इवेंट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो दो ऑप्शन होते हैं तुम्हारा, एक तो जो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है वो तो रहेगी रहेगी, एक नए ऑडिट रिपोर्ट में यानी नए ऑडिट डेट डाल दो। मतलब पुरानी डेट तो एज इट इज रहेगी, एक नए ऑडिट डेट डाल दो, या फिर पूरा ऑडिट रिपोर्ट को हटा के एक न्यू अमेंडेड चेंज्ड ऑडिट रिपोर्ट दो, न्यू अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दो। तो दो ऑप्शन रहते हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ पे क्या हमको ऑडिट रिपोर्ट की डेट को चेंज करना है क्या? नहीं, ऑडिट रिपोर्ट की डेट को चेंज नहीं करना है। यहाँ पे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विल बी चेंज गलत हो जाएगा। ओरिजिनल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विल रिमेन अनचेंज एंड द एडिशनल डेट विल बी इंक्लूडेड, ये सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिव अवेलेबल वाज टू प्रोवाइड न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट बाय एक्सटेंडिंग द बेसिस और ओपिनियन पैरा। बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा क्यों? बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा नहीं होता है, तुमको मैंने ऐसे 560 में बताया था कि ये ऑडिट रिपोर्ट जब तुम चेंज करते हो और अगर तुम नई ऑडिट अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो तो तुमको या तो ईओएम या ओएमपी पैरा में देना पड़ता है, या तो ईओएम या ओएमपी पैरा। ईओएम पैरा क्यों? क्योंकि मान लो बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट अगर ये ऑलरेडी इवेंट नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है, तो उस केस में हम डायरेक्टली ईओएम पैरा में बता सकते हैं कि जाओ नोट में देख के आ जाओ ये सब्सिक्वेंट हुआ था जिसके ऊपर हमने ऐसी प्रोसीजर परफॉर्म किया और अकॉर्डिंगली ये अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट है। लेकिन इन केस अगर नोट्स टू अकाउंट में सब्सिक्वेंट इवेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको ओएमपी पैरा में देना पड़ता है। तो ईओएम ओएमपी पैरा दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बेसिस फॉर ओपिनियन ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है। सब्सिक्वेंट इवेंट होने के कारण तुमको बस एम्फेसिस करवाना है वो इवेंट के बारे में, क्वालिफिकेशन नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बेसिस फॉर ओपिनियन के कारण। नेक्स्ट होता है डेट ऑडिट रिपोर्ट विल बी चेंज, ये भी गलत हो गया। ओरिजिनल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विल रिमेन अनचेंज एंड द एडिशनल डेट विल बी इंक्लूडेड। अल्टरनेटिव अवेलेबल क्या है तुम्हारे को? टू प्रोवाइड न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट बाय इंक्लूडिंग एन ईओएम पैरा या फिर ओएमपी पैरा। ये ही परफेक्ट है, मैंने तुमको समझा दिया है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू नॉट, जस्ट एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, थोड़ा सा स्पीड जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए और अपने दो क्वेश्चन भी कवर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग हिज रेम्युनरेशन एज अ पार्ट इन Verma and Associate, Mr. Sunil also received a sum of 90,000 as renewal commission on life insurance agency। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। खुश हो जाओ, एकदम मजेदार क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये तो हमको आता ही है क्लॉज 10 में दिया हुआ रेगुलेशन 192 में कि अगर तुम चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के एजेंट बन सकते हो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूअल कमीशन, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूअल कमीशन। और यहाँ पे एक्जैक्टली वो उसने वही किया है, एंड देयरफॉर दिस इज जनरली परमिटेड है, ये जनरली परमिटेड है, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारा क्या? आंसर होगा व्हाट एडवाइस मिस्टर सुनील वुड बी गिवन फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन का आ गया भैया, क्वेश्चन ये रहा, वेदर सुनील इज परमिटेड टू होल्ड लाइसेंस फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। यस, जनरल परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द आईसीआई फॉर द सेड पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ केस स्टडी नंबर 35 में। केस स्टडी नंबर 35 में आ जाओ फटाक से। तुषार जिलानी इज अ सीए एज वेल एज सीएमए, मतलब वो सीए भी है और सीएमए भी है। हु इज वर्किंग एज एन इंटरनल ऑडिटर इन गोमेज रियल्टी लिमिटेड ऑन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये क्या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या? नहीं, ये फुल टाइम एम्प्लॉयड सीए है। In this visiting card he is mentioned that he is chartered accountant as well as cost accountant। तो ये जो विजिटिंग कार्ड का जो क्लॉज 7 है, विजिटिंग कार्ड का जो क्लॉज 7 है, ये सीए इन प्रैक्टिस को लगता है, हमको तो लगता ही नहीं है। तो तुम लिखना चाहो तो लिख लो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ May 2020 he was approached by the director of the company Mr. कुणाल सरपन। मतलब कंपनी का ही कोई डायरेक्टर मेरे पास आया और मेरे को बोल रहा है कि मेरी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट को लिख के दे दो ना, मतलब पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करके दे दो ऑनवर्ड्स एंड आल्सो टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ दिक्कत आ गई। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के थर्ड वाले पॉइंट में जाके देखोगे ना तो वहां पे साफ साफ दिया है
कि मेंबर डीम टू इन प्रैक्टिस, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 किसका है, मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, एमडीआईपी मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस का सेक्शन है। मतलब तुमको मान लिया जाएगा कि तुम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इवन इफ यू आर नॉट होल्डिंग सीओपी, तुमको मान लिया जाएगा कि तुम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में साफ साफ यही दिया है कि अगर तुम प्रिपेयर भी कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट को, तुम प्रिपेयर कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो तुमको मान लिया जाएगा कि तुम सीए इन प्रैक्टिस हो, डीम टू इन प्रैक्टिस हो गया, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्लॉज 7 उसको एप्लीकेबल होगा क्या, हाँ हो जाएगा। एंड देयरफॉर सीए और सीएमए वो एक साथ नहीं बता सकते, क्लॉज 7 के गाइडलाइन में साफ साफ दिया हुआ है, जाके देख लो क्लॉज 7 के इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सीए और सीएमए या आईसीएसआई तुम तीनों के सिस्टर, जो हमारी सीए की जो सिस्टर कंसर्न है, सिस्टर इंस्टीट्यूट है, उनका तुम परमिशन लेके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन तुम एक साथ विजिटिंग कार्ड में नाम नहीं लिख सकते हो, और उसमें भी तुमको अगर परमिशन मिलती तभी तुम कर सकते हो, अगर परमिशन मिल रही है तो यहाँ पे तुम एक साथ नाम लिखते तो यहाँ पे जीपीएम हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि वेदर मिस्टर तुषार कैन बी हेल्ड गिल्टी अंडर पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सी एक्ट 1949, नो एज ही इज नॉट अ मेंबर इन प्रैक्टिस। तो भैया मेंबर इन प्रैक्टिस तो है, ये मैंने तो प्रूव कर दिया। एज पर क्लॉज 7 ही कैन बी हेल्ड गिल्टी, तो मैं वही बोल रहा था क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि तुम सीएमए और सीए दोनों एक साथ लिख रहे हो अपने विजिटिंग कार्ड में, विच इज नॉट अलाउड एज पर क्लॉज 7 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है धनीश भाद्रा, तो एक बार ये ना हायरार्की देख लो, गोमेज रियल्टी लिमिटेड है, उसका इंटरनल ऑडिटर है तुषार जलानी, दानिश भद्रा एंड फर्म जो भद्रा एंड कंपनी के है वो लोग एक्सपर्ट है प्रोस्पेक्टस वाले, वेद्या एंड कंपनी प्रीवियस स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, और राज केसर जो करेंटली अभी अभी नया ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, जिसका केसर एंड कंपनी का पार्टनर है, वो केसर एंड कंपनी का पार्टनर है, और जहां पे बहुत सारे पार्टनर है उसी का एक भाई 18% होल्ड करता है या एक्सपर्ट में, ऐसा घुमा के बोला है, हालांकि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं बोला है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अपन फटाक से एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दनीश भद्रा, द पार्टनर ऑफ भद्रा एंड कंपनी, सीए फर्म, was appointed as an expert during financial year 2021, giving a written consent to Gomez Realty Limited with respect to issue of prospectus by the company, whereby he provided a report on the valuation of the company, and one person who had subscribed, एक आदमी जिसने सब्सक्राइब किया है ये सिक्योरिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस को साइन किसने किया, भद्रा एंड कंपनी के पार्टनर भद्रा ने, अलेज डेट ही सफर्ड लॉस, उसको बोल रहा है कि वो लॉस हो गया हमको, और ये लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि भद्रा एंड कंपनी का जो भद्रा पार्टनर है ना, दनीश भद्रा ने पार्टनर ने एकदम ही भद्रा काम किया है, मतलब बिल्कुल भी काम अच्छे से नहीं किया है, of a matter in valuation report provided in the prospectus. Mr. Danish had not withdrawn his consent. Bhadra ने अपना consent withdraw नहीं किया था at any time as an expert, and he firmly believed that it was a correct and fair presentation of the statement. वो बोल रहे कि मैंने तो एकदम सही सही बताया, मेरे वैल्यूएशन रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो बताया सब सही बताया। तो बताओ यहाँ पे जीपीएम कौन होगा, यहाँ पे क्या गिल्टी होगा, क्या सिविल लाइबिलिटी कुछ भी आएगी क्या? नो, इफ ही इज एबल टू प्रूव व्हाट ही इज कंटेनिंग, हाँ तो ये तो सही बोल रहा है कि अगर वो बोल रहा है कि ये सही सही मैंने जो जो बताया वैल्यूएशन रिपोर्ट में मैंने सब सही बताया, कोई अनफेयर स्टेटमेंट नहीं है, मेरे सारे ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट है, तो अगर ही इज एबल टू प्रूव दैट ही इज कंटेंडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिविल लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट इफ ही इज नॉट एबल टू प्रूव देन ही माइट इनकर विद द सिविल लाइबिलिटी। यस, एज ही हैड नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट, तो विथड्रॉ कंसेंट कर भी दिया तो इसके कारण क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, भले ही उसने सब चीज सही सही बताई हो, तो उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी आ जाएगी क्या? नो, ऐसे लाइबिलिटी नहीं आएगी। इफ इज एबल टू प्रूव व्हाट ही इज कंटेंडिंग देन नो लाइबिलिटी विल ऑकर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के लिए ये वाला पैरा में आ जाओ। मिस्टर राज, अब मिस्टर राज मैंने कौन बोला था, ये मिस्टर राज, ये क्या बोल रहा है कि मैं इसकी हेल्प लूंगा, मैं किसकी हेल्प लूंगा, इंटरनल ऑडिटर तुषार जलानी की हेल्प लूंगा, मैं तुषार जलानी की हेल्प लूंगा, डायरेक्ट असिस्टेंस लूंगा। तो तुमको पता होगा ऐसे 610 डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी अलाउ करता है, फ्रॉम तुषार जलानी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज सेड इन ऐसे 610, एंड इन दैट कनेक्शन ही इंक्वायर्ड अबाउट द फ्रॉड रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हिम प्रायर टू टेकिंग सच डायरेक्ट असिस्टेंस। मिस्टर राज कम्युनिकेटेड द सेम टू द रेलेवेंट अथॉरिटी, किसको कम्युनिकेट किया, रेलेवेंट अथॉरिटी को इन द कंपनी, एंड आल्सो दैट ही डायरेक्टेड सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड द वर्क परफॉर्म बाय मिस्टर तुषार। तो फटाफट अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि वेदर इट वाज अप्रोप्रिएट फॉर मिस्टर राज टू टेक डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर तुषार फॉर द मैटर एज अफोरसेड। कौन सा मैटर बोल रही है, फ्रॉड रिस्क मैटर है। फ्रॉड रिस्क मैटर बहुत ध्यान से क्वेश्चन बनाया है, एग्जामिनर ने बहुत ध्यान से क्वेश्चन बनाया, एकदम ध्यान से सुनना क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ना अगर दिक्कत हो रही है तो पैरा एनेक्चर 836 और स्टैंडर्ड 610, ऐसे 610 के पैरा 836 दैट इज एनेक्चर 836 वाला 36 पैरा ऑफ द एनेक्चर में जाके देख सकते हो। वहां पे बोला है कि ऐसे मैटर में तुमको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी है इंटरनल ऑडिटर से, जहां पे उसका इंडिपेंडेंस हैम्पर हो सकता है, जहां पे बहुत बड़ा मेजर मैटर है। तो फ्रॉड रिस्क इज अ मेजर मैटर, यहाँ पे तुमको उससे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी है। ये साफ साफ वहां पे मना किया कि तुमको डिस्कशन नहीं करना है उसके साथ, लेकिन तुम चाहो तो उससे इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्कशन नहीं करना है लेकिन इंक्वायरी कर सकते हो। भैया सर क्या कर रहे हो, सब शब्दों के साथ खेल रहे हो, डिस्कशन और इंक्वायरी शब्दों के साथ मत खेलो, ध्यान से समझाओ। देखो
मान लो तुम इंटरनल ऑडिटर हो, मैं तुम्हारे पास आया डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए, और मैं तुम्हारे को पूछ रहा हूँ, क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ बस, कि फ्रॉड रिस्क असेसमेंट तुमने जो जो किया उसके बारे में मैं तुमसे बस क्वेश्चन करके आंसर लेते जा रहा हूँ, ताकि मैं अपना अलग से इवेल्युएट करूँ। तो मैं तुमसे इंक्वायरी कर रहा हूँ, वो अलाउड है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठ के बढ़िया, ये देखो मैंने एक्सेल फाइल बनाई है, ये देखो ये क्या क्या फ्रॉड मिल रहे हैं मेरे को, तुमको लगता नहीं तुमको ये सारे फ्रॉड लग रहे हैं, तुमको भी लगता है ना ये मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, ये बकायदा डिस्कशन चालू हो गया है। डिस्कशन अलाउड नहीं है, डिस्कशन करते करते तो वो बताएगा ही नहीं ना, अगर मान लो वो इन्वॉल्व होगा। मान लो जैसे हमारे कंपनी में एलएनटी में सुंदर सर थे मान लो, and in case he is involved in a particular fraud which is cannot be the case, but in case अगर वो फ्रॉड में इन्वॉल्व थे और मान लो सिक्योरिटी ऑडिटर उनके बाजू बैठ के बढ़िया डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉड के बारे में, रिस्क असेसमेंट ये है, और मान लो वो इन्वॉल्व ऑलरेडी, तो वो तो जाके बता देंगे, वो तो सतर्क हो जाएंगे, वो तो ओवरकम कर लेंगे, फ्रॉड को मैनिपुलेट कर लेंगे। एंड देयरफॉर तुमको डिस्कस नहीं करना है, ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें तुमको डिस्कस नहीं करना है, तुम उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है 836 में कि डिस्कशन अलाउड नहीं है, इंक्वायरी करना अलाउड है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ये चेक कर लेते हैं। प्राय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दैट कनेक्शन, किस कनेक्शन में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ही इंक्वायर्ड अबाउट, इंक्वायरी कर रहे हैं, वो डिस्कशन नहीं कर रहे, इंक्वायरी कर रहे हैं अबाउट द फ्रॉड रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंक्वायरी करना अलाउड है मैंने बताया, डिस्कशन करना अलाउड नहीं है। तो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है नो इट इज tantamounting to take direct, no as it tantamount to taking direct assistance of the internal auditor for making significant judgment। तो ये सिग्निफिकेंट जजमेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट जजमेंट से रिलेटेड अलग पॉइंट है, वो 4 पॉइंट दिए हुए अंदर में, उससे रिलेटेड भी तुम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो बात सही बोल रहा है, लेकिन रीजन इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है। यस एज इंक्वायरी इज अलाउड, ये मैं जो बोल रहा था, इंक्वायरी अलाउड है, एंड हैविंग अ डिस्कशन इज नॉट अलाउड। डिस्कशन अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इंक्वायरी करना सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी तुम लोग पढ़ सकते हो, नो और नो बोला है तो ये गलत ही होंगे ऑफकोर्स। केस क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि 610 का तो एक रेफरेंस आया ही है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का। मिस्टर राज वुड हैव मेड कम्युनिकेशन फॉर टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ मिस्टर तुषार एंड आल्सो डायरेक्टेड सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड द वर्क परफॉर्म बाय हिम। डायरेक्टेड सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड द वर्क परफॉर्म बाय हिम, डीआरएस। तो ये बोल रहा है कि इसके अलावा और कौन कौन से स्टैंडर्ड का रेफरेंस आएगा। तो सबसे पहले तो मेरे को डायरेक्ट रिव्यू और सुपरविजन, डीआरएस से तो सबसे पहले याद आ गया 220। 220 के कौन कौन से दो पॉइंट है, 220 220 रिस्पेक्टिवली, ये दो ऑप्शन में से ही होंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट का मिस्टर राज वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हम किससे करेंगे, कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी से, कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी से, कम्युनिकेट करना पड़ेगा तुमको बीओडी से, कम्युनिकेट करना पड़ेगा तुमको ऑडिट कमिटी से, कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, सो एज टू टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर। और कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी बोर्ड, ये सारे क्या है टीसीडब्ल्यूजी के अंदर ही आते हैं, बोर्ड ऑडिट कमिटी वगैरह, इनके साथ कम्युनिकेशन करना किसका एसए में कवर्ड है, एसए 260। एसए 265 कवर्ड नहीं होगा, 265 क्यों नहीं, बिकॉज एसए 265 में इंटरनल कंट्रोल में जो वीकनेसेस मिलती है उसके बारे में कम्युनिकेट के ये दिया हुआ है। तो 260 विल बी करेक्ट आंसर, 260 एंड 220 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, टू विच अथॉरिटीज वेद्या एंड कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन एंड वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ केसन एसोसिएट विद रिस्पेक्ट टू सच कम्युनिकेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि वेद्या एंड कंपनी वाज अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गोमेज रियल्टी। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। वेद्या एंड कंपनी अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं एक नंबर के, प्रोफेशनल एथिक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल में इसका एक स्क्रीनशॉट भी डाला है। देखो, वेद्या एंड कंपनी वाज अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गोमेज रियल्टी लिमिटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स फॉर 5 consecutive ईयर। हाउएवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसने अपने आप को ऑफर नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ रीअपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। वो बोल रही कि मेरे को रीअपॉइंट नहीं होना है एज एन ऑडिटर, ओइंग टू प्रोफेशनल रीजन, मेरे बहुत ज्यादा काम धंधे बढ़ गए, अब छोटी मोटी कंपनी की ऑडिट नहीं करती मैं छोटी मोटी कंपनी की ऑडिट नहीं करूंगी, अब मेरे को काम धंधे बड़े बड़े ऑडिट करने हैं, तो मैं ये अब ऑडिटर से एज अ हट रही हूँ, एंड कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू द विद रिस्पेक्ट टू द सेम वाज मेड टू द रेलेवेंट अथॉरिटी। और इसके बारे में कम्युनिकेट कर दिया गया किसको, रेलेवेंट अथॉरिटी को। तो प्रोफेशनल एथिक्स में दिया हुआ है, प्रोफेशनल एथिक्स में देखो ध्यान से दिया हुआ है, देखो ध्यान से सुनना, अगर ऑडिटर, इफ ऑडिटर विलिंग टू रीअपॉइंट, लेकिन नॉट रीअपॉइंटेड, तो उस केस में ऑडिटर रिजाइन करे, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, या फिर मतलब कोई भी केस में वो अपॉइंटमेंट के लिए विलिंग था लेकिन उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, रीअपॉइंट नहीं किया गया, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑडिटर अपना कम्युनिकेट करता है आईसीआई को, ऑल्सो मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट करता है, मैनेजमेंट सॉरी पहले तो आईसीआई मत करो, पहले तो बोलो क्या करता है, पहले तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन शेयर होल्डर को भी दे देना, और ये शेयर होल्डर को एक रिप्रेजेंटेशन देता है, शेयर होल्डर को जो रिप्रेजेंटेशन देता है उसकी जो कॉपी है, जो मैनेजमेंट को जो उसने कम्युनिकेट किया है, ये पूरी की पूरी सेम कॉपी आईसीआई को भी जाती है। सिमिलरली दूसरा केस, अगर ऑडिटर नॉट विलिंग टू रीअपॉइंट, ऑडिटर नॉट विलिंग टू रीअपॉइंट है, अगर वो रीअपॉइंट होना ही नहीं चाह रहा है, नॉट विलिंग टू रीअपॉइंट है, उस केस में वो रीअपॉइंट नहीं हुआ, एंड देन देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस उसको बीओडी को कम्युनिकेट करना होता है, बीओडी को कम्युनिकेट करना होता है, और इसी की सेम कॉपी
आईसीआई को भी जाती है, इसकी सेम कॉपी आईसीआई को भी जाती है। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि अगर वो विलिंग टू रीअपॉइंट है तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है कि शेयर होल्डर को बता देना मैं विलिंग टू रीअपॉइंटमेंट होने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कम्युनिकेट नहीं, यानी तुमने मुझे अपॉइंट नहीं किया, ये सब कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट को किया गया है उसकी कॉपी आईसीआई को देनी है। और यहाँ पे इस केस में जहां पे विलिंग नहीं था वो रीअपॉइंट होने के लिए, उस केस में बीओडी को जो कम्युनिकेट किया जाता है, बीओडी मैनेजमेंट बीओडी, उसकी कॉपी आईसीआई को देनी होती है। ये प्रोफेशनल एथिक्स में दिया हुआ है। सर ये तो सेम लग रहा है हमको, कंपनी ऑडिट में भी ऐसी कुछ होता है। हाँ, कंपनी ऑडिट में एमसीए वगैरह के लिए बात होती है, एमसीए को तुमको कम्युनिकेट करना पड़ता है। एडीटी 3 में जो अभी अपन ने इस वीडियो में ही देखा वो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे जहाँ ऑप्शन में आईसीआई वगैरह बोलने लग गया, इसका मतलब तो ये क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन है ये प्रोफेशनल एथिक्स का। तो यहाँ बोलते हैं वेदर कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन टू द आईसीआई एंड द मैनेजमेंट फॉर सर्कुलेशन अमंग द शेयर होल्डर। तो मैनेजमेंट फॉर द सर्कुलेशन अमंग शेयर होल्डर कब करता, जब वो विलिंग टू रीअपॉइंट होता और उसको अपॉइंट नहीं किया जाता तब। यहाँ पे तो विलिंग ही नहीं था, वो अपॉइंटमेंट के लिए विलिंग ही नहीं था, वो खुद प्रोफेशनल रीजन से छोड़ना चाह रहा था। तो देयरफॉर वेदर कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन टू आईसीआई ओनली एंड नो ऑब्लिगेटरी कॉपी ऑफ सच कम्युनिकेशन। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आईसीआई को करना है, गलत हो जाएगा। मैंने बताया क्या, कम्युनिकेशन बीओडी को किया जाएगा यहाँ पे और आईसीआई को भी किया जाएगा। इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर केसर एंड एसोसिएट टू ऑब्टेन अ कॉपी। और दूसरी बात ये होती है कि जो इनकमिंग ऑडिटर होता है, न्यू ऑडिटर होता है, उसको जो पुराना ऑडिटर ने जो कॉपी दी है ना बीओडी को और कॉपी जो सबमिट की आईसीआई को, उसका कॉपी उसको भी लेना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट। उसको पुराना ऑडिटर जो रिजाइन किया या जो छोड़ा है, उसका जो कॉपी उसने सबमिट किया बीओडी या मैनेजमेंट को, उसको चेक करना होता है, उसको देखना पड़ता है। एंड देयरफॉर इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर केसर एंड एसोसिएट। मतलब जो न्यू ऑडिटर था ना केसर एंड एसोसिएट, ये वाला वेद्यन कंपनी कौन था, देखो वेद्यन कंपनी पुराना ऑडिटर था और केसर राज केसर जो था वो नया ऑडिटर था। तो उसको जो वेद्यन कंपनी ने फाइल किया होगा, उसका जो फाइल आईसीआई के द्वारा जो फाइल किया होगा, तो वो आईसीआई से उसको लेना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इट वाज ऑब्लिगेटरी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर में आ जाओ, केस स्टडी नंबर 36। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और देव डिग्ड इनटू लाइक एनीथिंग। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर जरूर करके जाना। और इन केस यू आर कहीं भी स्टक हो रहे हो तो बिल्कुल वीडियो रेफरेंस के लिए है ही है। एंड इन केस एनी वेयर यू आर स्टक यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑल्सो। और बाकी क्वेश्चन भी करते जाओ, आईसीए के जितने इस बार के एमटीपी आरटीपी सारे सारे करते जाओ, बिकॉज यू आर गेटिंग न्यू एनहांस नॉलेज। आई होप ये सारे जो पॉइंट्स है जिनके पढ़े हुए रहते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं और प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में एज इट इज। मैंने बताया ना एक ना एक स्टडी रिपीट होगी होगी। एंड देयरफॉर क्वेश्चन करो अच्छे से ध्यान से। केस लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 36, इसको मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगे मुझे समझाते हुए। देयरफॉर क्वेश्चन अभी ऑलरेडी 36 मिनट 25 सेकंड्स का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, राइट। तो अपन को हो सकता है 45 मिनट्स का ये वीडियो बन जाए, बट द क्वेश्चंस आर लाइक द जेम, गोल्डन क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ, केस स्टडी नंबर 36। जायंट मोटर्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, सीएडी अपॉइंट हुआ था जॉइंट ऑडिटर विद सीएटी एंड सीएपी। तो लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए सीएडी अलॉन्ग विद सीएटी एंड सीएपी एज अ जॉइंट ऑडिटर। वाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन, सीएडी बोल रहे हैं कि उसका कुछ अलग ओपिनियन है ऑन द पीपी, बट सीएटी और सीएपी बोल रहे हैं कि उनका सेम ओपिनियन है। तो ये तो अपन को पता है, ये क्वेश्चन 1 बोलता है कि क्या सीएडी रियली नीड्स टू गो विद द ओपिनियन फॉर्म बाय सीएटी और सीएपी, क्या उसको मेजॉरिटी के साथ जाना पड़ेगा क्या? तो नहीं भैया, सीएटी विल हैव टू गो विद द मेजॉरिटी, नहीं, सीएडी कैन ऐड अ सेपरेट ऑडिट ओपिनियन पैरा, हाँ, एंड इन द कॉमन ऑडिट रिपोर्ट एंड द सेम शुड बी हाइलाइटेड इन द ईओएम पैरा। यहाँ पे ईओएम पैरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ओएमपी पैरा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओएमपी पैरा। सीएडी कैन गो विद द ओपिनियन फॉर्म बाय द मेजॉरिटी ऑडिटर बट सीएडी हैड अ डिफरेंस। ये बोल रहा है मेजॉरिटी के ऑडिटर के साथ जा सकता है, बट अगर सीएडी हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड बी हाइलाइटेड इन द ईओएम पैरा। ये बोल रहा है कि हाईलाइट मेजॉरिटी के साथ चले जाओ, नहीं, मेजॉरिटी के साथ क्यों जाओगे भैया? तुम्हारा अगर अलग ओपिनियन आ रहा है तो अपन ने ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर में पढ़ा है कि तुम्हारा अलग ओपिनियन है, तो तुम उस केस में पर्टिकुलरली सेपरेट ऑडिट ओपिनियन दे सकते हो, सेपरेट ऑडिट पैरा दे सकते हो, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो, और अलग से ओएमपी पैरा अदर मैटर पैरा में बताना। अगेन यहाँ पे क्यों ईओएम और ईओएम पैरा में नहीं बताते अपन? क्योंकि दिस इज नॉट अ फैक्ट व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द एफएस। ईओएम पैरा में कौन से मैटर आते हैं? दोस मैटर व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, बस ऑडिटर उसको एम्फेसिस करवाना चाहता है सो दैट इट कैन बी ब्रॉट इनटू द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुमको लगता है कि जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं मैं, ये फैक्ट ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज होगा एफएस में? नहीं, ये तो मेरे को ऑडिटर मेरी रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड है, मेरी अपनी रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड है। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट है जिसपे ये वाला ओपिनियन मेरा अलग था और मैं लायबल इसी ओपिनियन के लिए रहूंगा। जो वो लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट दिया उसके लिए लायबल मैं नहीं होगा, ये ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड है। और मैंने यही वीडियो में बताया कि अदर मैटर पैरा में किस किस मैटर से रिलेटेड बताना तुमको, ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन से रिलेटेड तुमको बताना होता है, राइट। तो इसका में बी सही होता, लेकिन बी में ईओएम पैरा बोल दिया जबकि ओएमपी पैरा होना था। लास्ट ऑप्शन बोलता है सीएडी कैन ऑल टुगेदर इशू अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट एंड रेफरेंस ऑफ द अदर ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय मेजॉरिटी ऑडिटर शुड बी मेड इन द ईओएम पैरा। अगेन यहाँ पे ईओएम पैरा बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे सीएडी इन द कॉमन ऑडिट रिपोर्ट एंड द सेम नहीं, सीएडी कैन इश्यू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। तुमको ये नहीं बताना होता कि सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट हमने यूएम पैरा में नहीं, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट ओएमपी पैरा में क्या बताना रहता है तुमको कि
तुम्हारा ही साथी ऑडिटर जो जॉइंट ऑडिटर थे उन्होंने एक और ऑडिट रिपोर्ट इशू की है, तुम क्या बताते हो अदर मैटर पर हमें कि हमारे जो साथी जॉइंट ऑडिटर है उन्होंने भी एक और ऑडिट रिपोर्ट इशू की है। तो ये वाला ज्यादा सही है, ना कि मैंने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू की, ये नहीं बताते, हम ये बताते कि एक और ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई है बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन दोनों ही केस में ईयूएम पैरा दिया है, जबकि मैंने क्या बताया ओएमपी पैरा होगा, तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए ओएमपी पैरा। ऐसे 299 में जाके बेयर स्टैंडर्ड में भी उठा के देख सकते हो, वहां पे भी रेफरेंस तुमको मिल जाएगा, अदर मैटर पैरा ही डालना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अगर कुछ नहीं लग रहा है तो ऑप्शन नंबर डी ही सिलेक्ट करना पड़ जाएगा। आई होप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बोनस मार्किंग मिल जानी चाहिए, बट इन केस यू आर स्टक देन डू नॉट लीव द क्वेश्चन, ट्राई टू figure out and try to think what should be the answer appropriately and accordingly take the correct answer। केस स्टडी नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ फटाक से। इशूड शेयर कैपिटल ऑफ जायंट मोटर लिमिटेड इज 500 करोड़ along with 30 करोड़ ऑफ कॉल्स which have been unpaid as their receivable। मतलब 500 करोड़ है, उसमें से 30 करोड़ तो अभी तक हुआ नहीं है, 470 करोड़ का पेड अप कैपिटल है मान लो, और फोरफिटेड शेयर्स वर्थ 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ के इसमें से 30 में से 10 करोड़ के शेयर फोरफिट कर लिए, तो अब तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना होता है, ये सब 11 12 की बातें है, तुमको याद होगा 12th में शेयर फोरफिशर शेयर कैपिटल में जुड़ जाता है, शेयर कैपिटल में जुड़ जाता है, तो अब तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना हो गया 480 करोड़ का, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, नो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल्स टू जीरो, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 200 करोड़ का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 200 करोड़ का, सीएटी वाइल रिपोर्टिंग। तो देखो फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, एक सेकंड को 500 करोड़ along with 30 करोड़ ऑफ कॉल्स विच आर बीइंग अनपेड। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि तुम्हारे 200 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और यहाँ दिया इक्विटी शेयर है 300 करोड़ के, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 300 करोड़ का, ये तुम्हारा हो गया 500 करोड़, लेकिन इसमें से 30 करोड़ तो माइनस हो गया बिकॉज दिस वर अनपेड, लेकिन 10 करोड़ ऐड हो जाएगा बिकॉज दीज आर फोरफिटेड, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया 480 करोड़। क्या तुमको कारो एप्लीकेबल होगा, क्या कारो एप्लीकेबल होगा बिकॉज 480 करोड़ इज मोर देन 1 करोड़, और 1 करोड़ की लिमिट की अगर तुम ऊपर आ रहे हो पेड अप शेयर कैपिटल देन इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारी कंपनी को कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है anyway this was a listed entity, right? Giant Motors Limited is 500 crore along with 30 crore of costs which being unpaid as they are receivable। Anyway, this was a public limited company। तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं देख लो, व्हाट शुड हैव बीन सीएडीज ओपिनियन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अज्यूमिंग फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऑप्शन में दिया कारो विल बी एप्लीकेबल एज पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स आर 480 करोड़ ना कि 470, सही है, व्हिच इज मोर देन 1 करोड़। तो 1 करोड़ की लिमिट तो वो प्राइवेट कंपनी के लिए होती है which is not a public company which is neither a holding or subsidiary of public company, right? तो यहाँ पे एनीवे का ऑप्शन में ऐसा होना था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑल द कारो एप्लीकेबिलिटी तो होगी होगी, बट इन दिस केस यहाँ पे एक ऑप्शन ही ऐसे है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर फोकस कर रहा है, एंड देयरफॉर तुम्हारे को करेक्टली अगेन चूज करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कारो विल बी एप्लीकेबल एज पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स आर 480 करोड़ व्हिच इज मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ की लिमिट गलत बोल दिया, 280 करोड़ गलत है क्योंकि सिर्फ अपन इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं देखते, इक्विटी शेयर कैपिटल थे 300 करोड़ के, उसमें से -30 करूंगा और +10 करूंगा तो बिल्कुल 280 आएगा, लेकिन इसमें से अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देखते, पेड अप शेयर कैपिटल बोले, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोले, तो 280 करोड़ वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये बोलता है सीएटी वाइल रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 6 ऑफ कारो, क्लॉज 6 क्या बोलता है कॉस्ट ऑडिट के लिए, कि जहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की लायबिलिटी आ जाती है कंपनी की, वहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि वेदर सच रिकॉर्ड्स आर बीइंग मेड एंड मेंटेन्ड, मेड एंड मेंटेन याद आ रहा होगा, मेड एंड मेंटेन से, मेड एंड मेंटेन से मुझे लगता ही नहीं है कि कोई डाउट होना चाहिए बिकॉज स्पेसिफिक एमसीक्यू भी है, मेड का क्या तात्पर्य होता है और मेंटेन का क्या रीजन, मेंटेन का क्या मतलब होता है, मेड किसके लिए बना है, मेंटेन किसके लिए बना है, कौन से वर्ड के लिए, राइट? तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट के ऊपर ये जो था उसमें बोलता है कि हमने रिपोर्ट नहीं किया अंडर क्लॉज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड वाले पे, एज द गवर्नमेंट हैज नॉट ऑर्डर जायंट लिमिटेड टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट फॉर इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गवर्नमेंट ने ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं डाली है, इसलिए हमने इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं किया। अरे भैया गलत कर दिया ना, क्लॉज में क्या बोला, क्लॉज 6 में बोला कि जहां कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की लायबिलिटी रिक्वायरमेंट आ जाती है वहां तुमको करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर डूइंग द कॉस्ट ऑडिट और नॉट, वेदर द कॉस्ट ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड और नॉट। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतने बड़े बड़े पेड शेयर कैपिटल है, तो ऑफकोर्स टर्नओवर की क्राइटेरिया जो होती है 35 करोड़ की, 35 करोड़ की टर्नओवर की क्राइटेरिया होती है अगर तुम स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, देखो यहाँ पे क्या दिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार्स, मैन्युफैक्चरिंग कर ही रही है, एंड देयरफॉर कॉस्ट रिकॉर्ड तो एप्लीकेबल हो गई, and that is why such reporting should have been done irrespective of the fact whether cost audit is applicable or not। तो yes, as reporting under said clause is required only if the Giant Motor Limited were ordered by the government to conduct cost audit, ये गलत हो गया, yes again ये गलत हो गया, no सही हो सकता है, should be reported irrespective of whether Giant Motor Limited has been ordered to conduct cost audit by the central government or not, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, was there any non compliance on the part of Giant Motor Limited in case of appointment of independent director? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए थे? तो ये लिस्टेड एंटिटी है, ध्यान रखना, लिस्टेड एंटिटी एलओडीआर लग जाएगा,
एलओडीआर लग जाएगा, लिस्टेड एंटिटी है, एंड टोटल 11 डायरेक्टर है। टैलेंट इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी वो क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर चेयरमैन ऑफ द कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको पता होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एटलीस्ट हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे टोटल 11 डायरेक्टर में एटलीस्ट हाफ कितने हो जाएंगे, एटलीस्ट हाफ तुम्हारे होंगे 6, मतलब कम से कम मोर देन इक्वल टू 6 डायरेक्टर तुम्हारे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, जबकि अपने यहाँ पे कितने हैं, 5 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो नॉन कंप्लायंस हो गया, बिल्कुल हाँ नॉन कंप्लायंस हो गया। Yes, there was a non-compliance as there should have been more than 6 independent directors specified in regulation 1717 तो more than गलत बोल दिया, यहाँ पे more than equal to होगा, more than equal to होगा। तो बाकी ऑप्शन में देख लो कहीं मोर देन इक्वल टू दिख रहा है क्या, नो तो लेना ही नहीं अपने को, नो तो लेना ही नहीं। यस देयर वाज अ नॉन कंप्लायंस ऑल द डायरेक्टर शुड हैव बीन, ऑल द डायरेक्टर बोल दिया, ये भी गलत हो गया। तुमको यहाँ पे झक मार के मोर देन वाला ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत गलती करी आईसीआई, मोर देन इक्वल टू होना चाहिए, बट यहाँ पे भी मोर देन बोल दिया। तो राइट, तो 36.4 में मोर देन होना चाहिए था। 11 डायरेक्टर है तो उसमें से एटलीस्ट हाफ, दैट इज एटलीस्ट 6 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, वाज द कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर दैट सीएडी शुड वैकेट द ऑफिस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेक्ट। तो सीएडी को वैकेट करने का जो कंटेंशन है शेयर होल्डर का, क्या वो करेक्ट है क्या? तो मिसेस डी जो है सीएडी ऑडिटर है, उसकी जो पत्नी है, पत्नी सीएडी मिसेस डी, उसने शेयर परचेस किए जायंट लिमिटेड के 1.5 लाख के, 1.5 लाख के शेयर परचेस किए 3 अक्टूबर 2021 को, लेकिन उसने सारे शेयर सोल्ड कर दिए 10 नवंबर को। तो 1 लाख तक की लिमिट है रिलेटिव को, रिलेटिव के पास लिमिट होती है 1 लाख तक की शेयर होल्डर की। अगर वो चाहे तो रिलेटिव मतलब 1 लाख तक के शेयर को होल्ड कर सकती है, लेकिन 1 लाख के ऊपर उसने होल्ड कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया 1.5 लाख विच इज मोर देन 1 लाख। तो मोर देन 1 लाख अगर तुमने होल्ड कर लिया शेयर, तुमको 60 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है, 60 डेज के अंदर अंदर तुमने ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर अगर शेयर को सोल्ड कर दिया या करेक्टिव एक्शन ले लिया सो एज टू रिड्यूस योर शेयर होल्डिंग एंड टू ब्रिंग इट टू विद इन 1 लाख लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट, तो उस केस में तुम ऑडिटर के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो, और तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो तुमको वैकेट नहीं करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इन दिस केस whether she came to know about the statutory order of Giant Limited, she sold her on 10 नवंबर। तो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर विच इज विद इन 60 डेज, तो उसने करेक्टिव एक्शन ले लिया था। एंड देयरफॉर सीएडी इज नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। कंटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर इज रॉन्ग, कंटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर इज रॉन्ग, नो एज मिसेस डी सोल्ड द शेयर विद इन द ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज, करेक्ट आंसर होगा राइट। तो केस स्टडी नंबर 33, 34, 35, 36 कवर हो गया। लास्ट वीडियो में अभी जस्ट 5 मिनट बाद ही बना रहा हूँ, और फटाक से ये केस स्टडी भी डाल देता हूँ, उसके बाद अपने सारे केस स्टडी क्वेश्चंस एमसीक्यू बुकलेट के सारे कवर हो जाएंगे। इन केस मुझे लगता है तो ऑडिट के दिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो 125 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डाल दूंगा, अगर इन केस पॉसिबल होता है तो। Till then, take care. Bye bye. In case you are facing any doubt, refer to the video. Directly jump to that particular question. Directly. अगले केस स्टडी भी तुम चाहो तो 4 के 4 सॉल्व कर लो, और जहां क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, जैसे इन्वेस्टिगेशन का अच्छा केस स्टडी अगले इसमें, तो वो जहां पे भी डाउट आ रहा है तुम डायरेक्टली उस पर जंप करके देख सकते हो कौन केस स्टडी का आंसर क्या होगा राइट। सो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड टेक केयर, बाय बाय।